हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एसएससी एग्जामिनेशन नीड। मैं हूं रोहित, आपकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। और आज का वीडियो है हमारी सीरीज न्यूज टू मार्क सीरीज का, जहां पे हम करते हैं सर वीकली करंट अफेयर्स को अप्रोच एज पर योर सिलेबस और एज पर योर टोटल ओरिएंटेशन ऑफ द जीएसएस कंसर्न। चलिए, तो आज का हमारा देखिए, ये ध्यान है आपको, एसएससी एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आ चुका है एसएससी फाउंडेशन कोर्स ओनली एट ₹1,999 एसएससी एक्सपर्ट पे। और इसके अलावा जो है इंडिपेंडेंस डे पे जो है बच्चों क्या चल रहा है, ऑफर भी चल रहा है, 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो फटाफट जो है डाउनलोड कीजिए टीम एक्सपर्ट, और इससे रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा पहला इस बार का टॉपिक आ जाता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई 2026, मतलब कि पर्यावरण जो है प्रदर्शन सूचकांक क्या है 2026। अब देखिए, अपन चेक कर लेते हैं सर इसका जारीकर्ता और रैंकिंग क्या है। मतलब कि सर इसको जारी किया जाता है येल यूनिवर्सिटी द्वारा। किसके द्वारा? येल यूनिवर्सिटी द्वारा, येल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, जारी किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, भारत की जो रैंक है वो क्या रही है बच्चों, 177 देशों में से 176वें नंबर पर है। 177वें देशों के अंदर किस पर है? 176वें नंबर पे है। मतलब कि यहाँ भारत का जो प्रदर्शन है बिल्कुल लास्ट के अंदर है। पिछले कुछ सालों से जो है भारत यहाँ पर क्या बना जा रहा है, लोएस्ट एब पे बना जा रहा है, मतलब निचले स्थानों पर लगातार बना रह रहा है। क्यों सर? एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमारे जो है एयर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी का डिग्रेड होना, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होना, पॉल्यूशन को मिटिगेट ना कर पाना, मतलब कि प्रबंधन नहीं कर पाना, जनसंख्या का बहुत ज्यादा होना, मिथेन का बहुत ज्यादा उत्सर्जन होना, ये सब क्या है हमारे इस पे कारण बढ़ते हैं। और इन्हीं सब कारणों के कारण जो है भारत की ईपीआई के अंदर रैंक कितनी रही है? 176। कितने देशों में से? 177 देशों के अंदर। इसी सूचकांक के अंदर जो है एस्टोनिया जो है हमारी यूरोपियन कंट्री है, वो किस पर रही है? पहले नंबर पर रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अपन कि भारत 177 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? 176वें स्थान पर रहा। और उसका कुल स्कोर कितना रहा? 22.46। मतलब कि यहाँ पे 22.46 इसका एवरेज स्कोर यहाँ पे दर्ज किया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है? ये द्विवार्षिक वैश्विक वैश्विक सूचकांक है, जो क्या है सर, हर 2 साल में एक बार आता है। मतलब इससे पहले कब आया था? 2024 के अंदर आया था। अब किस पे आया है? 2026 के अंदर आया है। इन्वायरमेंटल हेल्थ, मतलब कि पर्यावरण स्वास्थ्य, और इकोसिस्टम वाइटैलिटी, मतलब कि आपका जो इकोसिस्टम, आपका जो पर्यावरण है, वो कितने टाइप्स तक वाइटल रह सकता है, मतलब कि जितने टाइप तक संरक्षण रह सकता है, उसकी सुरक्षा, पर्यावरणीय परिणामों तथा नीतिगत प्रभावशीलता को डेटा आधारित क्या करता है? आकलन करता है। इसका और ध्यान रखेंगे अपन। देखिए जैसे क्या हो जाता है इसके अंदर, जैसे क्लाइमेट चेंज को कितना मिला हुआ है? 30% यहाँ पे नंबर मिलते हैं। किसको? जलवायु परिवर्तन में। जलवायु परिवर्तन पे हमें यहाँ जो है इसका वेटेज कितना रहता है बच्चों? 30% रहता है। 30% इसका वेटेज क्या रहता है? जलवायु परिवर्तन पर रहता है। फिर सर पर्यावरणीय स्वास्थ्य का वेटेज रहता है बच्चों इसके अंदर 25%। पर्यावरणीय स्वास्थ्य का जो वेटेज रहता है इसके अंदर, वो रहता है 25% के आसपास, जिसके अंदर हम जो है सर वायु है उसकी गुणवत्ता, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, और ड्रिंकिंग वाटर मतलब पेयजल, इसके अलावा हैवी मेटल्स, मतलब कि सर जो है भारी इस्पात, या फिर हम जितने भी ऐसे लोग मेटल है हमारे, ठीक है, उनको कितने ज्यादा मात्रा के अंदर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि सर जो हम पदार्थ अपशिष्ट बढ़ जाते हैं, उनको हम किस तरह से प्रबंधन कर रहे हैं। इसके बाद जो है लास्ट बचता है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, मतलब कि इकोलॉजी की बात कर रहा है ये आपके। क्लियर है? इसके अलावा सर इसके अंदर जंगल, मैदान, मत्स्य पालन, जो है यहाँ पे वायु प्रदूषण, कृषि और जल संसाधनों का भी वेटेज यहाँ पर पूरा गिना जाता है। चलिए यहाँ पे जो है देख सकते हैं अपन। फिर भारत कौन से स्थान पे रहा है? 176वें स्थान पे रहा है। आप देख सकते हैं आस पड़ोस कितने हैं सर, जो यहाँ पे देखोगे आप, भारत रहा है यहाँ पे 176वें पे। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे अफगानिस्तान 135 रैंक पे रहा है। अफगानिस्तान किस पे रहा है? 135। बांग्लादेश यहाँ हमसे एक ही ऊपर है। हमसे ऊपर कौन है? बांग्लादेश। भूटान देखिए आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पे, 52। भूटान की कितनी रैंक है? 52वीं रैंक है। इसके अलावा पाकिस्तान भी देखेंगे तो वो भी हमसे बेहतर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे इंडियन डेट, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, श्रीलंका की रैंक कितनी है? 94 रैंक है। और मालदीव की रैंक है हमारी यहाँ पे 171। भारत के लिए चिंता का विषय है यहाँ पे 10 साल के अंदर कितना चेंज आया है, थोड़ा थोड़ा सुधार हमने यहाँ पर किया है। भारत की अगर रीजनल रैंक है तो वो कौन सी है? 8वीं है। और भूटान की किसकी है? पहली रैंक है। चलिए, फिर इसके अलावा वैश्विक स्थिति बताया मैंने आपको क्या? एस्टोनिया। एस्टोनिया यहाँ पे 74.89 के स्कोर के साथ कितने पे रहा है? पहली रैंक पर रहा है। और लाओस यहाँ पे जो है, लाओस जो है सबसे निचले रैंक पर रहा है यहाँ पे। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है उनके प्रदर्शन में बहुत ज्यादा, ठीक है, क्या हुआ है?
सुधार हुआ है। जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पे उद्योग बहुत ज्यादा स्थापित है, उनके अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे परिवर्तन देखने को हमें मिल रहा है। की चैलेंजेस क्या है? भारत जो है 2022 से 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में रहा है, जिसके कारण क्या है सर? हवा की गुणवत्ता, बायोडायवर्सिटी मतलब पर्यावरण और जीव जंतु, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन मतलब कि हमारी सर मिथेन हो गई है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए हैं, ब्यूटेन हो गई है, ये सारी गैसेस, इनके बढ़ने के कारण भी जो है हमारे यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का अभाव हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण हो रहा है। चलिए इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर लेते हैं कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। अब पूछ रहा है भारत 177 देशों में 176वें स्थान पे रहा, बिल्कुल सही है सर। एस्टोनिया शीर्ष स्थान पे रहा, बिल्कुल सर सही बात है। भारत का ईपीआई स्कोर 22.46 रहा, ये भी बिल्कुल सही है, 22.46 रहा है। देखिए अपन ने यहाँ पे कवर किया था इसको, ठीक है। चलिए पहले पेज से यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन डाल दिया था कि आप इसको याद कर पाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है सर? 1, 2 एंड 3 हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, इंडियाज फर्स्ट टीएमजेड, भारत का पहला टेलीफोन जो है यहाँ पे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन तैयार हो रहा है। कहाँ पे? ग्वालियर के अंदर। किन दो संस्थानों के द्वारा तैयार किया जाएगा सर? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सर ज्वाइंट वेंचर के अंदर इसको शुरू किया जाएगा। और ये क्या होगा सर? भारत का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा, जिसके लिए यहाँ पे समझौता यहाँ पे किया गया है। क्या होगा सर? ये 350 एकड़ का एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक कैंपस होगा, जहां पे कंपनियों को एक ही क्षेत्र में, मतलब कि एक ही क्षेत्र के अंदर सर जो टेलीकॉम मतलब कि मोबाइल वगैरह बनाने के लिए जो आपको उपकरण चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उनको आप डिजाइन कर सकते हो, वहीं पे बना सकते हो, टेस्ट वहां पे उनकी टेस्टिंग भी कर सकते हो, सर्टिफाई मतलब कि उनको प्रमाणन भी कर सकते हो, और एंड इन दी एंड क्या कर सकते हो? उसको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो, जिसे प्लग एंड प्ले मॉडल पर बनाया जाएगा। मतलब कि वहां पे फैक्ट्री डालो, सारा काम ऑटोमेटिकली स्टार्ट आपका रहेगा। जैसे प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब क्या होता है सर? क्या हुआ? मोबाइल लाए, प्लग लगाया, सीधा सीधी सारा काम हो गया। सर स्पीकर लेकर आया, प्लग किया, सारा काम चल गया। ठीक है, इस तरह से आप बस फैक्ट्री वहां पे लगाइए, सारी सुविधाएं आपको सरकार के द्वारा प्रोवाइड यहाँ पर की जाएगी। चलिए इसके लगातार देख सकते हैं आप यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे वो हुआ है, ग्वालियर के अंदर पहला मैन्युफैक्चरिंग जोन है। ये बिल्ड इन इंडिया मतलब मेक इन इंडिया को प्रमोट करेगा, और भारत का दूरसंचार, इंडिया टेलीकॉम को यहाँ पे क्या करेगा? ये इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। इसके अलावा एक पूछा है इसमें, एसपीवी संरचना, एसपीवी स्ट्रक्चर, टीएमजेड मतलब टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब कि क्या होता है सर? यहाँ पे क्या होता है कि दो विभागों के द्वारा क्या किया जाता है? एक जॉइंट जो है नया एक डिपार्टमेंट खोला जाता है, जिसको एसपीवी कहते हैं, जिसके तहत क्या होगा सर? उसके तहत जो होगा, जितनी भी चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी फैक्ट्रीज को, कंपनीज को, उद्योगों को, ठीक है, उनको मुहैया तौर पे क्या करा जाएगा? उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके अंदर मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 51%, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मतलब कि भारतीय दूरसंचार विभाग की हिस्सेदारी कितनी है? 49%। सॉरी, 49%। चलिए फिर इसके बाद टेलीकॉम वैल्यू चेन और निवेश। वैल्यू चेन का क्या मतलब होता है सर? बन कहाँ रहा है, असेंबल कहाँ हो रहा है, इसके बाद जाके बिक कहाँ रहा है, इस चीज को क्या कहते हैं? वैल्यू चेन। ठीक है, इसके अलावा निवेश क्या होगा? मतलब कि सर वैल्यू चेन और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी सर? क्षेत्र में हैंडसेट्स मतलब कि आपके मोबाइल जो आप यूज करते हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स मतलब जो आपका इंटरनेट प्रदान करने में मदद करती है, एंटीनास मतलब जो सर आपका रडार बनाते हैं, राउटर्स मतलब जो वाईफाई में काम में आते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट टेलीफोन्स होते हैं वो सब, इक्विपमेंट्स। उसके अलावा सर इसके अंदर चिप जो लगती है सेमीकंडक्टर चिप से बनती है, तथा लगभग कितना होगा? 3500 करोड़ के निवेश को आकर्षित होने की क्या है? उम्मीद है। चलिए इसके अलावा फिर क्वेश्चन कर देते हैं, भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है? सही है, सही पूछ रहा है। ये 250 एकड़ का कैंपस बनेगा, जिसके रूप में भोपाल में स्थापित किया जाएगा। बेटा पहली बात तो ना तो ये भोपाल में बन रहा है, ना ही ये 250 एकड़ का है। ये कितने का है सर? 350 एकड़ का है, और बन का रहा है ग्वालियर के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो पहला तो मेरा यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर इसमें केवल टेलीकॉम हेडसेट्स को बनाया जाएगा, क्यों सर बनाया जाएगा? सेमीकॉन भी तो है, सेमीकंडक्टर है सर, इसके अलावा सैटेलाइट टेलीफोन है। ठीक है, इसके अलावा सर चिप्स ही है। ठीक है, चिप्स है, चिप्स के अलावा यहाँ पे क्या है? और टेस्टिंग चीजें हैं, मतलब कि सर केवल और केवल यहाँ पे ये भी नहीं है। देन इस परियोजना से 5000 करोड़ का निवेशक नहीं सर, कितने का है? 3500 करोड़। 3500 करोड़ आने की आशंका है, मतलब कि सर ये भी गलत हो जाता है। आप पूछ रहा है इसमें मध्य प्रदेश की 51% और डीओटी की 49% क्या है? हिस्सेदारी है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बी हमारा सही हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र मंथन। ठीक है, क्या है समुद्र मंथन? अब कई बार तो हम वहीं से जान लेते हैं कि समुद्र मंथन है। अब समुद्र मंथन हुआ क्यों था सर? देवता और असुर दोनों आसपास जो है मंथन कर रहे थे, मतलब कि सर क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ ना कुछ गतिविधि करने से समुद्र से कुछ निकल के आ रहा था। तो क्या है सर, उसी के बेस पे यहाँ पे एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, मतलब कि राष्ट्रीय ऑफशोर एक्सप्लोरेशन योजना। इसके तहत क्या होगा सर, यहाँ पे जो है यूनियन कैबिनेट ने समुद्र मंथन अर्थात नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका कुल व्यय कितना होगा सर? 84,084 करोड़ का, 84,084 करोड़ का, जिसको कब तक लागू किया जाएगा? 2030-31 तक लागू किया जाएगा। देखिए किस तरह से काम करेगा। तो मतलब देख लीजिए, बॉम्बे हाइज वगैरह आपने देखा है, यहाँ पे जल ऊर्जा हो गई है, यहाँ पे जो है क्रूड ऑयल है, इन सबको निकालने के लिए जितनी भी चीजें होती है वो सबकी सब क्या ऑफशोर, मतलब कि समुद्र से हम कितना पैसा बना सकते हैं, समुद्र से जो हम सब कितना उत्पादन कर सकते हैं, वो सारी चीजें कहाँ पे है? इसी के अंदर कैलकुलेट। अब देखिए यहाँ पे मैप के अंदर आपको दे रखा है ईईजेड, मतलब कि सर 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक जो है एक आपका विशेष जो है क्षेत्राधिकार रहता है आर्थिक गतिविधियों के ऊपर, उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बारे में सारा मेंशन किया है, जहां के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये तीन हमारे मुख्य राज्य हैं जिनके साथ हम जो है इस योजना के तहत जो है परियोजना को पर्याप्त तरीके से लागू करेंगे। इसके अलावा हमने दिखाया कि सर देखो आप मरीन प्रोडक्ट्स, मतलब कि मछली पालन, सर इसके अलावा कच्चा तेल, कच्चे तेल के अलावा सर अंडर वाटर ग्राइंडर, फिशिंग जोन, मैरीटाइम पेट्रोल वेसल, मैनग्रूव फॉरेस्ट, कोस्टल कम्युनिटीज, इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद, इन सबको ही हम इसके अंदर क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा क्या होगा? हेल्थ फ्रेमवर्क हमने बनाया जिसके अंदर जो राजस्व होगा उसको हम शेयर करेंगे इन सारी कम्युनिटीज के साथ। फिर सिंगल लाइसेंस ही दिया जाएगा, बाकी सारी चीजों के लिए सारे अलग अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या मिलेगा? एकल लाइसेंस से आपका काम हो जाएगा। फिर लो रॉयल्टी, मतलब कि सरकार को अगर आप माइनिंग के लिए जो आप इसमें लीज पे भी लेते हो, ठीक है, किराए पे भी लेते हो अगर इस जगह को, तो उसके लिए 0 से 5% तक की रॉयल्टी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा वीजीएफ स्कीम बनाई गई है, मतलब कि अगर किसी के पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है जो इस क्षेत्र के अंदर विकास का बहुत अच्छा काम कर सकता है, और अगर उसके पास पैसे नहीं है या पैसे हैं बट पर्याप्त नहीं है, तो उसके तहत भी 7,453 करोड़ का क्या खोला गया है? एक फंड खोला गया है। ठीक है, चलिए फिर ये सारी चीजें मैंने आपको बताया गया है कि ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह निकाला जाएगा। अब चलिए इससे क्वेश्चन करते हैं अपन। नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका स्वीकृत परिव्यय, मतलब कि होने वाला जो खर्चा है वो कितना है? 84,084 करोड़ है, बिल्कुल सही है सर। इसे दो जो है फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष 2030-31 तक लागू किया जाना है, ये भी सही है। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, समुद्र तल के नीचे क्रूड ऑयल, मतलब कि सर कच्चा तेल, नेचुरल गैस, मतलब कि सर प्राकृतिक गैस, बिल्कुल सर ये भी करेगा। ठीक है, इसके अलावा सर सी बेड मिनरल्स, मतलब कि समुद्री खनिजों की खोज शामिल भी है। समुद्री खनिजों की खोज भी यहाँ पे शामिल है, बिल्कुल सर। सर सारा का सारा ही पूरा चीज को किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सही कूट चुनिए, मतलब कि सर क्या हो जाता है? 1, 2 और 3। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल हॉनर अमेंडमेंट बिल 2026। चलिए, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम के लिए संशोधन लाया गया है किसी विधेयक के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया है सर? हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है सर हमारा राष्ट्रीय गान, और एक है बच्चों हमारा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन, और सर राष्ट्रीय गीत कौन सा है सर? वंदे मातरम। तो यहाँ पे क्या है सर, आप राष्ट्रगान को बीच में नहीं रुकवा सकते थे, लेकिन राष्ट्रगीत को काफी जगह हमको देखने को मिला कि सर राष्ट्रगीत को रुकवाया जा सकता है। बट इस संशोधन के तहत प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल के तहत क्या प्रोविजन है कि सर ये राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान के बराबर ही क्या दे रहा है? संरक्षण प्रदान करता है, मतलब कि सेम प्रिवेंटिव मेजर्स देता है। जिसके अंदर क्या हुआ है सर? प्रिवेंशन इंसल्ट क्या कर रहा है सर? नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है हमारा, जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको संरक्षण ये प्रदान करता है। ठीक है, इसके तहत क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस कब किया जाएगा सर? 24 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया गया था, और पास कब हुआ है? 29 जुलाई को यहाँ पे पास हो चुका है। क्या करेगा कि सर अगर कोई भी जान पूछकर जो है यहाँ पे इन्हें जो है पहले जो है अगर जानबूझ के किसी चीज को, अगर कोई जनगण मन को रुकवाने की कोशिश करता था, उसको 3 साल का कारावास या फिर कोई पेनल्टी भरनी पड़ती थी, और रिपीटेड ऑफेंसेस के लिए क्या हो सकता है? और ज्यादा यहाँ पे प्रोविजंस हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया है यहाँ पे
इस चीज को अब हमने क्या राष्ट्रगान से लेके राष्ट्रगीत तक भी कर दिया है। फिर क्लियर है यहाँ तक? देखिए इस तरह से जो है ये बांग्ला लिटरेरी है, क्या नाम है, बंगा दर्शन। क्या नाम है? बंगा दर्शन नाम की एक जो है बांग्लादेश की किताब थी, उसके अंदर पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी इनके द्वारा यहाँ पे छापा गया इसको, यहाँ पे बंगार दर्शन, ठीक है, क्या है, बंगार दर्शन नाम की पुस्तिका के अंदर छापा गया। उसके बाद में उसको आनंद मठ के अंदर क्या किया गया, शामिल कर लिया गया। इस तरह से देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। देन अब देखिए क्या है सर, इस अधिनियम के अंदर, इस अधिनियम के सेक्शन 3 के अंदर क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, जिसके अंदर जो है सर क्या प्रदान किया गया है, अनुसार जान पूछकर वंदे मातरम गायन को रोकना या इसे गाने वाली सभा में व्यवधान उत्पन्न करना क्या माना जाएगा सर, कानूनन जुर्म माना जाएगा। फिर दंड प्रावधान क्या है, पहले की तरह अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। और जो दो बार बार इस चीज को करता है किसी जुर्म को, उसको रिपीटेड ऑफेंडर्स कहते हैं, उनको क्या की जाएगी, इससे भी सख्त पनिशमेंट यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, मदर आई बो टू थ्री, ठीक है, मात्र को नमन, इट मींस दैट क्या होता है, ठीक है, मदर आई बोर टू दी मतलब कि क्या है, वंदे मातरम मतलब कि मेरी जो माँ है उसको मैं क्या है नमन करता हूँ, उस वाली चीज के अंदर है। ये गीत किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसे 7 नवंबर 1875 को बंगा दर्शन की नामक जो है इसके अंदर पुस्तिका थी उसमें प्रकाशित हुआ, और बाद के अंदर इसको आनंद मठ के अंदर शामिल किया गया। क्लियर है बच्चों? चलिए, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट बिल 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में देखते हैं। ये केवल नेशनल फ्लैग मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, बिल्कुल गलत है सर ये। ठीक है, यह वंदे मातरम को नेशनल एंथम के समान कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, बिल्कुल सही है सर ये। फिर ये वंदे मातरम गायन को, ठीक है, वंदे मातरम गायन को राष्ट्रीय गान से अलग कानूनी संरक्षण अलग थोड़ा ना दे रहा है सर, समान दे रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। इसके तहत अपराध के लिए अधिकतम 10 वर्ष का कानूनी, नहीं 10 नहीं है सर, कितना है, 3 वर्ष है। ठीक है, ये गलत हो जाता है हमारा। देन इसके अलावा क्या है, अलग नहीं देता, सेम की सेम देता है, समान की समान देता है, तो हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए, फिर है हमारी प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, PMSSY। क्या है सर, यहाँ पे जो है केंद्रीय कैबिनेट ने फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स, मतलब कि यहाँ पे जो है फ्लोटिंग का मतलब होता है बच्चों, एक तो हम सोलर पैनल्स अपनी छत पे लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं, कई बार जल संसाधनों के ऊपर भी तो लगाया जा सकता है, उसकी सतह पे बड़ी बड़ी जो झीलें होती है, बड़ी बड़ी जो सरोवर होते हैं, जैसे नागार्जुना कोंडा हो गया, अर्जुन सागर डैम हो गया, इनके अंदर जो है यहाँ पे क्या है, लगाया जाता है सोलर PV पैनल्स को, ताकि जो है हम जो है सोलर एनर्जी को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर पाए, उत्पादित कर पाए, जिसी का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर। सरोवर का मतलब वैसे भी बच्चों पानी की झील ही होता है, पानी की झील मतलब पानी का कोई संसाधन होता है। सूर्य का मतलब है सर लाइट, मतलब कि सर सीधी बात है, हम क्या बना रहे हैं सर, सनलाइट से, मतलब सनलाइट से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्षमता क्या होगा इसके, इस योजना के तहत 5000 मेगावाट सोलर फ्लोटिंग सोलर फोटोग्राफिक प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे, जिनमें कम से कम 2 घंटे की स्टोरेज कैपेसिटी अर्थात 10,000 मेगावाट्स होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा आप, डबल है यहाँ पे। फिर सर क्या बोला है सर, 3 गीगावाट से 162 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे हम। इस योजना के तहत 3 गीगावाट से कितना पहुंच जाएगा उत्पादन, 162 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा सर, पहले जो है क्या हो जाता था कि मेजर सोलर, ठीक है, पहले जो है यहाँ पे एक सोलर एनर्जी की कीमत पड़ती थी 18 रुपए, अब उसको हम कितने पर लेकर आए हैं, 244 रुपए। ठीक है, 2.44 रुपए पे, तो मतलब सस्ता कर दिया है हमने। इसके अलावा देखिए इस तरह से जो है ये फ्लोटिंग PV पैनल्स बनाई जाएंगी, और क्या करेगा, सारे के सारे मिशन यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे। फिर वित्तीय सहायता क्या मिलेगी, सफल कमीशनिंग के बाद है, मतलब पर्याप्त तरीके से इंस्टॉल होने के बाद प्रोजेक्ट्स को 1 करोड़ प्रति मेगावाट सेंट्रल फंड, मतलब केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी 1 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट की। और इसके अलावा जो है यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडीज, मतलब कि सर इसको और कितने तरीके से जो है यहाँ पे फिजिबल बनाया जा सकता है, मतलब कि सर जितना साकार इसको किया जा सकता है, उसके लिए प्रति प्रोजेक्ट क्या है 50 लाख तक की जो है केंद्रीय वित्तीय सहायता यहाँ पे उपलब्ध होगी। इसके अलावा पर्यावरण व रोजगार के संदर्भ में क्या करेगा, योजना से लगभग जो होंगे क्या होगा, 10 मिलियन टन जो है कार्बन एमिशंस क्या होंगे, कम होंगे। कार्बन एमिशंस क्या होंगे सर, कार्बन का जो उत्सर्जन है वो क्या होगा, कम होगा, और लगभग 16 से 17 हजार तक की फुल टाइम, मतलब कि जो है परमानेंट यहाँ पे क्या होगी, रोजगार के अवसरों की क्या होगी, उत्पत्ति होगी या उत्पन्न होंगे। फिर इसके अलावा जो है फ्लोटोवोल्टिक्स टेक्निक्स क्या होती है सर, यहाँ पे जो है रिजर्वेयर्स, मतलब कि जो हमारे जलकूप होते हैं, लेक्स होती है, मतलब झीलें होती है, बांध होते हैं, इन जैसी वाटर बॉडीज पे क्या बनाया जाता है, ब्योंड स्ट्रक्चर। ब्योंड स्ट्रक्चर का मतलब होता है तैरने वाला, ब्योंड ब्योंसी रहती है एक चीज, उससे बनाया जाता है, जिससे भूमि संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा क्या होती है, कम होती है, और खेत हमारे जल संसाधन की बजाय यहाँ पे
मतलब खेतों से लग के ये यहाँ जा सकता है, ताकि हम जो है क्या कर पाए सर, जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ा पाए। चलिए, अब पूछ रहा है यहां से, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स की प्रस्तावित कुल क्षमता कितनी है? सर वो है हमारी 5000 मेगावाट। इसके अंदर सर 2 घंटे की कैपेसिटी बोली है, 2 घंटे की स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण कैपेसिटी, क्षमता। मतलब कि सर भंडारण क्षमता कितनी आ जाएगी सर? 10,000 मेगावाट्स। क्लियर है? तो मतलब ये हमारा 5000 मेगावाट्स हो जाता है। चलिए, इससे अगला है ग्लॉ लेक, मतलब इंडिया की 101वीं रामसार साइट किसको बनाया गया है? ग्लॉ लेक। कहाँ पे है सर? अरुणाचल प्रदेश में। ये चीज तो आप याद ही रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। काफी सुंदर है, अपने सीनिक व्यूज के लिए जानी जाती है, कि भारत का 101वां रामसार स्थल किसको रिलेट किया गया है? ग्लॉ लेक को। ठीक है, क्या होता है सर यहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय महत्व वाली वेटलैंड जो होती है, वेटलैंड का मतलब होता है सर ऐसी झीलें, ऐसे जो है जल संसाधन जिनके तहत क्या है सर, सांस्कृतिक एज वेल एज जो प्राकृतिक है उसको संरक्षण की उसको जरूरत होती है। बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फौना, मतलब कि वन व जीव जंतु जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी वैरायटी के मिलते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना जरूरी है। चलिए, क्या है? ग्लो लेक कहाँ पे है? कामलैंग टाइगर रिजर्व। कहाँ है कामलैंग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर एक प्रिस्टीन फ्रेश वाटर लेक है। मतलब क्या है सर? जो है मीठे पानी की झील है, जो ईस्टर्न हिमालयास का एक महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी क्या है? हॉटस्पॉट है। ठीक है, इस तरह से है। देखिए, यह है हमारा कामलैंग टाइगर रिजर्व। यहाँ पे जो है टाइगर्स मिलते हैं काफी सारे। रामसार का साइन हो जाता है। लिलीज के लिए बहुत फेमस है, लगभग जो है 25+ वैरायटी ऑफ लिलीज यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इस तरह का देखिए बहुत सुंदर एक सीनिक व्यू मिलता है आपको। चलिए, जैव विविधता क्या है सर? यहाँ पे ग्लोब वेटलैंड का कैचमेंट एरिया, मतलब कि जल भराव क्षेत्र के अंदर, ठीक है, 150 से ज्यादा तो ट्री स्पीशीज, मतलब कि अलग अलग तरह के जो पेड़ है उनकी जो है प्रजातियां यहाँ पे मिलती है, और 49 से ज्यादा क्या है? ऑर्किड, ऑर्किड की जो है यहाँ पे स्पीशीज दर्ज की गई है, जो उसके महत्वपूर्ण इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को क्या है? दर्शाती है। रामसार कन्वेंशन क्या है सर? इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले जन संसाधनों को क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है, जिसके तहत अंतर सरकारी समझौता, मतलब इंटर गवर्नमेंटल, मतलब दो सरकार, मतलब कि दो देशों के बीच में होने वाला एक सौदा है। इसको पहली बार कब है सर? इसको पहली बार 2 फरवरी 1971 को बनाया गया था। और कहां पे? रामसार, ईरान के अंदर बनाया गया था। और इंडिया ने इसको कब साइन किया था? 1975 के अंदर। 1977 में किया था, 75 में तो ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। बनाया कब था? 71 में। हमने कब साइन किया सर? भारत ने इसको 1977 में साइन किया है। क्लियर है? चलिए, फिर इसके बाद सिग्नेटरी बना, मतलब साइन किया, और पूरी तरह से सिग्नेटरी कब बना? 1982 के अंदर। क्लियर है? याद रखेंगे अब ये चीज जो भी अपन। ठीक है, ग्लॉ लेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही। सर ये भारत का 101वां रामसर साइट है, बिल्कुल सही है। ये कामलैंग टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर क्या है? स्थित है, बिल्कुल सर, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाता है? सी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। चलिए, आगे करते हैं। विक्रम साराभाई मेडल क्या है? विक्रम साराभाई मेडल ये जो है साइंस या फिर एस्ट्रोनॉमी की दुनिया के अंदर जो है उसका ऑस्कर गिना जाता है इसको। ठीक है, विक्रम साराभाई पदक 2026 का क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। कौन? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को जो है ये पदक यहाँ पे दिया गया है। कॉस्पार विक्रम साराभाई मेडल 2026 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, जो विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को स्पेस रिसर्च, मतलब कि सर अंतरिक्ष की जो है खोज या फिर शोध व अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, प्रदान करने वाली बॉडीज कौन कौन सी है? ये अंतरराष्ट्रीय पदक कमेटी कौन सी है? ऑन स्पेस रिसर्च, मतलब कि इंटरनेशनल कमेटी ऑन कॉस्मिक एंड स्पेस रिसर्च के अंदर यहाँ पे उसके द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसरो के द्वारा, इसरो और कॉस्पार, कॉस्पार प्लस इसरो, इन दोनों के द्वारा संयुक्त तौर पे प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ दिखता है विक्रम साराभाई मेडल। और ये रही है हमारी क्या है? ठीक है, अन्नपूर्णी जी। ठीक है, पदक का इतिहास क्या है? भारत में इस पदक की स्थापना कब हुई? 1990 के अंदर हुई थी। ठीक है, भारत के स्पेस प्रोग्राम के संस्थापक और इसरो के संस्थापक कौन? विक्रम साराभाई के सम्मान में किया गया था। ठीक है, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम इस पदक को प्राप्त करने वाली कौन सी है? चौथी भारतीय महिला है, चौथी भारतीय महिला है। ठीक है, इसके प्राप्तकर्ताओं में अनिल भारद्वाज, गुरबख्श सिंह, लखीना और युवा राव भी शामिल है। चलिए, फिर इसके बाद पूछ रहा है कि इस मेडल, विक्रम साराभाई मेडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए, ये केवल विकसित देशों के वैज्ञानिकों को दिया जाता है? नहीं सर, विकसित नहीं है। किसको दिया जाता है? विकासशील देशों को दिया जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है। ठीक है, फिर इसकी स्थापना 2000 में विक्रम साराभाई के सम्मान के रूप में, सर 2000 में तो नहीं हुई, कब हुई थी सर? 1900
90 के अंदर। ये केवल यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? नहीं सर, यूनाइटेड नेशन द्वारा नहीं, ये कॉस्पार प्लस इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है हमारा, ये गलत हो जाता है। आप पूछ रहे हैं अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम इसे प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय हैं, बिल्कुल सही। चलिए, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम 2026 क्या है सर? लोकसभा द्वारा पारित इस बिल के उद्देश्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है कौन सा नंबर ऑफ जजेस अधिनियम कौन सा 1956 में संशोधन करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के, सीजेआई को छोड़कर, जजेस की संख्या जो है, बाकी जो जजेस होते हैं, बाकी जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी संख्या कितनी करनी है सर? 33 से बढ़ाकर कितनी करनी है? 37। मतलब कि पहले कितनी थी सर? इस तरह से 33, मतलब अब ये क्या मतलब हुआ सर? पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता था सर? ऐसा था, 33 तो सर बाकी के जज होते थे, 33 तो बाकी सुप्रीम कोर्ट जज होते थे यहाँ पे, और इनके अलावा एक जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होते थे। मतलब टोटल नंबर कितना होता था? 34 हो जाता था। ठीक है, अब क्या कर दिया है सर? फिलहाल इस विधेयक के बाद क्या हो जाएगा सर? ये 33 से कितने हो जाएंगे सर? +4, मतलब कि 37 +1, मतलब कि अब कुल नंबर ऑफ जजेस कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा, टेक्निकल पार्ट है इसका। देखिए यहाँ जो है अर्जुन राम मेघवाल जो है, इनके द्वारा जो है ये बिल लाया गया था। ठीक है, देन इसके बाद क्या है? आवश्यकता। ये कदम सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते पेंडिंग केसेस को देखते हुए जुडिशियल कैपेसिटी को, मतलब कि सर जजेस की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। अगर मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उनके निवारण के लिए लोग भी तो होने चाहिए। उसके प्रभावी निपटारे को तेज करने और नागरिकों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? आर्टिकल 124 का अनुच्छेद 124 सबसेक्शन 1 के अंदर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या निर्धारित करने और आवश्यकता के अनुसार उसे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करती है। क्लियर है? न्यायाधीशों की संख्या का विकास कैसे हुआ सर? सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस थे वो कैसे थे सर? 10 थे 1956 में, मतलब कि 1956 के अंदर कितने थे सर? 9 जज +1। ठीक है, उसके बाद 1960 में उसे क्या किया गया सर? 1960 के अंदर उसको कर दिया गया बच्चों 13+1। फिर 1977 में उसको क्या कर दिया गया सर? 17+1। 2019 के अंदर क्या कर दिया इसको सर? 33+1। और अब कितना कर दिया गया है इसको? ठीक है, अब कर दिया गया है सर 37+1। 2026 का अगर ये बिल पास होता है तो इसको क्या कर दिया जाएगा? 37+1, मतलब कि टोटल 38। इस टाइम पे कितने थे? 34। इस टाइम पे थे बच्चों 18। इस टाइम पे थे बच्चों 14, और इस टाइम पे थे बच्चों 10। क्लियर हुआ? पे 10+1, सॉरी 11 था। चलिए, फिर सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी है सर? अब सुप्रीम भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के बताना है कितनी है सर? कितनी है? 37। सर पहले कितनी थी? 33 थी। किसके अनुसार? 2019 के अनुसार। इसके अंदर अब कितने कर दिए? 37 प्लस क्या है सर? +1 है। वो कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सीजे। तो कुल नंबर कितना हो जाता है सर? 38। लेकिन अगर इनको हटा दूं, इनको मैं हटा देता हूं, तो कितना है सर? 37। चलिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब देखो एमडीआर क्या होती है बच्चों? क्या होता है देखो, इसको शुरू किया गया था यहाँ पे, इस ये एक चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड वगैरह के यूज पर क्या होता है बच्चों? आपको ध्यान है, एक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होता है कुछ। अगर आप जो ऐसे इस तरह से अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, इस पे एक पीओएस डिवाइस होता है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, जिसपे इस क्रेडिट कार्ड को क्या किया जाता है? स्वाइप किया जाता है। आपको ध्यान होगा पेट्रोल पंप पे, दुकानों पे, मॉल वगैरह पे आपने देखा होगा। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होता तो किसी बैंक का है, लेकिन इसको, ठीक है बच्चों देखो, जैसे क्या होता है, हमारा मास्टर कार्ड होता है, वीजा होता है, रुपए होता है, रुपए के अलावा हमारा एमएक्स होता है, मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस होता है। इन संस्थाओं द्वारा क्या है? ये सारी फैसिलिटी, ये सारा चीजें प्रोवाइड की जाती है, और उसके लिए वो कुछ पैसा क्या है यहाँ पे मर्चेंट से लेते हैं। ये सुविधा हम आपको प्रदान कर रहे हैं, तो उस पे उसी को कहा जाता है बच्चों मर्चेंट डिस्काउंट रेट।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया है हमने, यूपीआई ट्रांजैक्शन पे भी इसको बढ़ा दिया है कि आपको ध्यान होगा कि अब से जो रुपए है, जो क्रेडिट कार्ड है उसको जो है सर बच्चों आपको यूपीआई से लिंक कर दिया गया है। मतलब पहले जो है क्रेडिट कार्ड से यूपीआई की सुविधा प्रदान नहीं थी, लेकिन अब जो है क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई भी कर सकते हो। इसी पर क्या लगाया गया है, यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को बताया गया। वर्तमान स्थिति क्या है, आरबीआई गवर्नर कौन है अभी, सर संजय मल्होत्रा साहब है। कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लागत किसी को तो वहन करनी होगी सर, मतलब कि जो आप जैसे आपने यूपीआई कर दिया किसी को, आपने किसी को पेटीएम कर दिया, ठीक है, उसके लिए इंटरनेट भी लगा। चलो सर इंटरनेट तो हमारा था, ठीक है, जो है व्यवसायी है उसका इंटरनेट लगा सर, वो भी उसका था, लेकिन बेटा सर्वर चलाने के लिए तो सारी चीजें लगती है, वो फ्री में थोड़ा ना है। तो क्या कहा है यहाँ पे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब ने, कहा है कि ये जो सर्वर की कॉस्ट होती है, सी सारा जो डेटाबेस होता है, सारा एल्गोरिदम होता है, जो सुविधा हम प्रदान कराते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, उसका भी तो कोई लागत लगती होगी, वो कोई ना कोई तो वहन करेगा। तो क्या कहा है, जबकि वर्तमान में यूपीआई पेमेंट मर्चेंट्स और कस्टमर्स के लिए क्या है, ये अभी फ्री है। अभी यूपीआई को यूज करने का कोई पैसा नहीं लगता, बट आने वाले टाइम पे लग सकता है। एमडीआर का अर्थ क्या होता है, वह चार्ज है जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए मर्चेंट्स द्वारा बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है। बताया था मैंने आपको सर, मास्टर कार्ड हो गया, वीजा हो गया, रुपए हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, ये सारी कंपनियां कुछ पैसा लेती हैं, जिसे कुछ मतलब जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके कुछ प्रतिशत के रूप में यहाँ पे इसको चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है बच्चों के, एक एक्वायरिंग बैंक होता है, एक इशूइंग बैंक होता है। मतलब कि क्या होता है, तो फिर यहाँ देखो वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, डिस्कवर हो गया, ठीक है, ये पेमेंट गेटवे रहता है जो आप देखते हो पेपाल वगैरह का। उसके बाद जो है आपको पेमेंट स्विच प्रोवाइडर मिलता है, जिससे आप सीधा का सीधा यूपीआई पे शिफ्ट कर जाते हो। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है सर, गवर्नमेंट ने बोला है ट्रांजेक्शन का 25% से 0.4% मतलब 0.40% तक हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एमडीआर चार्ज लगाएंगे, किस पे, 2000 से अधिक के ट्रांजेक्शन पर। क्लियर हो गया। चलिए फिर जीरो एमडीआर नीति सर, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए या फिर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नंदन नीलेकानी कमेटी के द्वारा कहा गया था कि सर, जो यहाँ पे कौन सी समिति है सर, नंदन नीलेकानी समिति द्वारा यहाँ पे दिया गया था कि सर जो एमडीआर रेट होती है उसको जो है गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में दे दे। ठीक है, मतलब जीरो कर दे, किसी को भी इसकी वहन नहीं लेना पड़े, ताकि जो है व्यापारी भी उस मशीन को रख पाए और लगे जो कस्टमर भी है उस वो भी इस चीज को ले पाए। मतलब अगर आपको पता है कि सर 2000 रुपए कैश दोगे तो आपको वो चीज 2000 की पड़ेगी, लेकिन आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो 2050 रुपए लग रहे हैं, तो आप भी बेवकूफ थोड़ा ना हो। तो क्या होगा, एक बार को इस अर्थव्यवस्था में, इस सिस्टम को, इस प्रणाली को लाने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ा था, जीरो एमडीआर रेट लगाना पड़ा था। मतलब कि ये जो कंपनीज है इनको पैसा कौन देगी, सब्सिडी के रूप में सरकार दे देगी। क्लियर है। लेकिन अब इस पर क्या कर दिया है कि यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर जीरो एमडीआर की सिफारिश की थी। क्लियर है यहाँ पे। देन लागत के कारण क्या है, बैंक्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट प्रोसेसिंग, मतलब पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए, आपकी जो है ट्रांजैक्शन किसी और के पास नहीं चल जाए, फ्रॉड व्रॉड नहीं हो, तो है पूरी सुरक्षा बनी रहे, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड मैनेजमेंट, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जैसी गतिविधियों की लागत वहन करनी पड़ती है। ठीक है, और यूपीआई की परिचालन लागत क्या है सर, अभी देखोगे आप मेंटेनेंस करने में 0.4 पैसे से 1 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन लागत आती है। अभी उसको कौन कर रहा है सर, देखोगे अगर आप कि सर 2025-26 के अंदर 24,161 करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। तो मतलब सर अगर 1 रुपए की लागत पड़ रही है तो देख लो आप। ठीक है, 1 रुपए की लागत पड़े तो देख लो कितने रुपए की यूपीआई ट्रांजैक्शन होगा। तो ये लागत किसी ना किसी को तो देखनी पड़ेगी। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे क्या है, आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि हम जो है बच्चों 0.25 से 0.4 मतलब कि 0.40% जो है यहाँ पे एमडीआर चार्ज लगाएंगे। एमडीआर चार्ज लगाया जाएगा किस पर, 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर। ठीक है, अब पूछ रहा कौन सा कथन सही है। एमडीआर केवल सरकार द्वारा मर्चेंट से ले जाने वाला टैक्स है, नहीं। ठीक है, एमडीआर मतलब डिजिटल पेमेंट्स के लिए मर्चेंट्स द्वारा बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से लिए जाने वाला चार्ज है, ये बिल्कुल सही है, तो डेफिनेशन ही हो गई। एमडीआर केवल कैश ट्रांजैक्शन पे, सर कैश पे तो लागू ही नहीं हो सकता, किस पे होता है, डिजिटल पे होता है। ठीक है, इसके बाद एमडीआर की ट्रांजैक्शन वैल्यू से कोई संबंध नहीं है। कैसे नहीं है सर, लागत लगती है, लागत लगती है सर 0.4 से 1 रुपए तक की लागत। ठीक है,
पहले दूसरा वाला डेफिनेशन हो जाता है, तो सही कथन क्या हो जाता है मेरा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है बच्चों, क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान, CAP। क्लाउडेड लेपर्ड क्या होता है? क्लाउडेड लेपर्ड जो है एक तरह की जो है लेपर्ड की प्रजाति है, जिसके ऊपर जो है क्लाउडेड बादलों जैसी धारियां बनी रहती है। उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ पे क्या है, कार्य योजना एक बनाई गई है, जिसका शुभारंभ कहाँ हुआ है सर? इसको जो है इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे 4 अगस्त को क्या किया गया है, अवसर पर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य इस प्रजाति के संरक्षण के लिए व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करना है। प्रजाति की विशेषताएं क्या है सर? इसका जो नाम है वो है सर नियोफेलिस, नियोफेलिस नेबुलोसा, नियोफेलिस नेबुलोसा। क्या है सर? ये मीडियम साइज मतलब मध्यम आकार की हाईली एर्बोरियल, ठीक है, आर्बोरियल वाइल्ड कैट है, मतलब कि सर जो है बिल्ली की थोड़ी सी क्या है, जंगली बिल्ली की एक प्रजाति है, जिसकी जो साइज क्या रहती है, मीडियम साइज रहती है, ठीक है, जिसकी पहचान क्लाउड शेप्ड मार्किंग, मतलब मैं कहा था ऐसी ऐसी बादल जैसी धारियां इस पे बनी रहती है, नंबे कैनाइन टीथ, मतलब कि नंबे बिल्लियों के जो दांत होते हैं उस तरह के बहुत काफी लंबे दांत, और एक्सेप्शनली लॉन्ग टेल, काफी लंबी पूंछ से की जाती है। कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए बादल जैसी जो पट्टियां दिख रही है, इसी को क्या कहा जाता है यहाँ पे? क्लाउडेड लेपर्ड। कुछ इस तरह से दिखते हैं ये, इस तरह के पैटर्न रहते हैं, मिशन क्लाउडेड लेपर्ड। चलिए फिर इसके अलावा क्या है, आवास और वित्त के वितरण, मतलब कि कहाँ रहता है मुख्यतः सर? प्राइमरीली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, मतलब सर जहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है उन फॉरेस्ट के अंदर इनको रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट और मैनग्रोव्स के अंदर भी इनको माया जाता है, मतलब लगभग पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी है मिलते हैं। इसके अलावा क्या है, हिमालयाज में 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, मतलब कि सर इस तरह से एलिवेशन होता है, इसमें 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पे क्या है, ये पाया जाता है, ठीक है। इसके सामने प्रमुख खतरों में क्या है सर? हैबिटेट लॉस, मतलब कि सर जंगल काटे जा रहे हैं तो इसके रहने की जगह नहीं बच रही है। फिर फ्रेगमेंटेशन, डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि सर वो सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सर अगर मान लो आपने कोई रिजॉर्ट बना दिया, कहीं बना दिया, तो वहां तो लोग बाग आएंगे, तो वहां से तो उनको बेचारों को भागना पड़ेगा। तो सर इस तरह से क्या हो रहा है सर यहाँ पे, जबकि पॉपुलेशन डिक्लाइन इनके बीच में सबसे बड़ा कारण क्या है सर? इलीगल हंटिंग है, मतलब इनकी खाल वाल निकालने के लिए जो इनको जो है गैर कानूनी तरीके से मार दिया जाता है सर, इनका फिर व्यापार होता है वाइल्ड लाइफ का। इसके लिए क्या है, इनकी स्नेयरिंग, मतलब कि इनकी जो खाल वाल मर्डर कर दिया जाता है, इस तरह से इनके दांत हो गए हैं, नाखून हो गए हैं, इनकी जो सर खाल हो गई है, इसका भी बहुत ज्यादा व्यापार यहाँ पर होता है। इस योजना के तहत क्या होगा सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की GEF और UNDP, मतलब कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत क्या किया जाएगा, एक, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड एक्शन प्लान जो है, यहाँ पे कंजर्वेशन एक्शन प्लान बनाया जाएगा, जिसके तहत हैबिटेट सिक्योरिटी, मतलब कि जो है इनका घर वगैरह जो है उसको संरक्षण प्रदान करना, फॉरेस्ट कनेक्टिविटी, मतलब कि सर क्या होता है अगर हाईवे जा रहा है तो इनके लिए अलग से पैसेज वे बनाना, इन सब चीजों के लिए। फिर रिस्टोरेशन, देन साइंटिफिक मॉनिटरिंग और लोकल कम्युनिटीज, मतलब कि सर कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो इनके संरक्षण का भी काम करती हैं, उनको भी क्या बनाया जाएगा? सशक्त बनाया जाएगा, बनाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि फिर इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब कि सर उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर 14 प्रायोरिटी कंजर्वेशन लैंडस्केप के लिए चिन्हित किए गए, मतलब 14 ऐसे स्थान हैं जिनको प्रायोरिटी, प्राथमिकता दी जाएगी इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए। क्लियर हुआ? इसके रिगार्डिंग देखिए आप सर, क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GF ग्रीन एनवायरमेंट फंड और UNDP इनिशिएटिव के तहत तैयार किया गया है, बिल्कुल सही है सर। इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 14 प्रायोरिटी कंजर्वेशन लैंडस्केप्स चिन्हित किए गए हैं, बिल्कुल सही है सर। क्लाउडेड लेपर्ड को IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ये भी हमारा सही है, और इसके साथ क्या हो जाता है, हमारा C ऑप्शन सही हो जाता है। तो फिर दोबारा से मैं एक बार आपको बता देता हूं बच्चों के, SSC एक्सपर्ट का ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स आ चुका है, ऑनलाइन बैच आ चुका है, ओनली एट ₹1,999, जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट टीम, एक्सपर्ट की पूरी एक्सपर्ट टीम मिलती है। और इसके अलावा इंडिपेंडेंस डे जो है, इस पे ऑफर भी चल रहा है बच्चों, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्सेज के ऊपर। फटाफट डाउनलोड कीजिए टीम एक्सपर्ट ऐप, और अन्य किसी जानकारी के लिए जो है आप हमारे दिए गए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप देखिए, अपन ने आज के बारे में काफी कुछ कवर कर लिया है, और इसी के साथ जो है हमारा आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। अब आपसे मिलेंगे बच्चों हम अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।